my dear students, to the social science lecture. Now, today in this lecture, we will going to start with the chapter number 2 of history, that is the historiography and in the Indian tradition. Historiography in the Indian tradition. In the previous lecture, in the first chapter of history, we have studied. In the previous chapter, we have studied the historiography and the development in the West, in the world, Western world. What are the development take place in the historiography that we have seen in the first chapter. But now in this chapter, we are going to study the historiographic development or the historiographic tradition and the development in the India. How the historiography has been flourished in India context. There were total 2 divisions in this chapter. That is, first one, the 2.1 tradition of Indian historiography, and second part, the Indian historiography and the various ideological framework. Ideological framework का मतलब होता है contribution of the various historiographer in the Indian field. तो उनके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. क्या क्या चीज़ें आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क कैसे कंसिडर्ड हुए, वो चीज़ों के बारे में. फर्स्ट वन, 2.1 The traditions of Indian historiography. We learn about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. Historiography in the ancient period. Indian history जो है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन वॉज एन एंशियंट विच वॉज एन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड वन वॉज अ मिडिवल विच वॉज अ मिडिल पार्ट, एंड थर्ड वन वॉज अ मॉडर्न पीरियड. तो हम इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे. वन वॉज द एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड वन वॉज द मिडिवल हिस्ट्री, एंड थर्ड वन वॉज द मॉडर्न हिस्ट्री. सो नाउ हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड. एंशियंट पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी, उस चीज़ों के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे. In the ancient period in India, the memories of the great deeds of the ancestors and the mythological lore were also the memories of the social transitions were preserved with the help of oral recitals. अब इसका मतलब ये होता है कि जो पुरानी कहावतें थी, जो पुराने mythological stories थी, जो पूर्वजों ने किए हुए काम थे, वो आज भी उस समय अगर किसी ने लिखा नहीं हो, लेकिन फिर भी oral recitals मतलब क्या, जनरेशन टू जनरेशन लोगों ने जब सुनाई है, तो वो कहानी के तौर पे या फिर एक एग्जाम्पल कथा के तौर पे हम उन चीज़ों को आज भी क्या करके रखें, स्टोर करके रखें, ताकि कभी भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उन चीज़ों को बराबर से वापस से सुन लेते हैं. Next one, the inscriptions on the Harappan seals and the other artifacts confirm the Indians has mastered the art of writing as early as in the 3rd millennium BC. 3rd मिलीनियम मतलब क्या होता है, 300 BCE में. BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा. बिफोर क्राइस्ट और एरा, और बिफोर क्राइस्ट के अलावा इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा. कॉमन एरा कौन सा, जिसमें क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हुआ है. ऐसे आज हमारा ईयर है 2020, है ना, 2020. तो 2020 ये हमारे कॉमन ईयर है. चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अरब में हो, चाहे हमारे कंट्री में हो, चाहे मुस्लिम कंट्री, कोई भी कंट्री में हो, तो कॉमन ईयर है. इसके लिए उसको कॉमन ईयर बोलता है. इस कॉमन ईयर के पहले वाले जो भी चीज़ें उसको हम क्या बोलते हैं, BC. उसको हम क्या कहते हैं, BC. और AD मतलब होता है एनी डोमिनी. एनी डोमिनी मतलब एक अंदाजे के तौर पर ली हुई डेट, ठीक है ना, उस हिसाब से. सो यहाँ पे कहा गया कि जो हरप्पन इंस्क्रिप्शंस और हरप्पन स्किल्स यानी सील जो होती है, उनके जो स्टैम्प किए हुए या राइटिंग की हुई, जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर लोगों ने लिखने में यानी राइटिंग्स में मास्टरी कर रखी थी इतने साल पहले भी. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शो करता है हमारे इंडियन कल्चर को. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. Deciphered का मतलब क्या होता है, हम उसका मीनिंग अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं. उसको कहते हैं नॉट सक्सेसफुली डेसिफर्ड, मतलब अभी तक हम उसको सही से समझ पाए नहीं है. लेकिन जब हम उसकी राइटिंग्स देखते हैं तो हम उससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और हमें लगता है कि ये कला, ये राइटिंग स्किल्स इतने साल पहले हमारे इंडिया में थे, तो सोचो उस समय के पर्सनस में क्या टैलेंट रहा रहेगा. तो ये एक हमें अंदाज़ा लगाने में बहुत हेल्पफुल करता है. The earliest known written documents of the historic nature found in India are in the form of inscription. Inscription का मतलब क्या होता है, कहीं पत्थर पे लिख दिया हो, कहीं दीवार पे लिख दिया हो, कहीं छत पे सीलिंग में लिख दिया हो. ये तरीके से जो लिखी जाती है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शन है अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग जगहों पे लिखे हुए हैं. और ये सबसे ज़्यादा जो
मिले हैं वो अशोका पीरियड यानी 3rd सेंचुरी BCE के टाइम पे मिले हुए। सो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। दे आर डेटेड टू द 3rd सेंचुरी BCE, जैसे कि मैंने कहा अभी आपको, दैट इज द एम्परर अशोकास मौर्य टाइम्स। अशोक मौर्य जो थे उनके टाइम से ये चीज़ें ज़्यादा करके फ्लरिश्ड होने लगी इंडिया के अंदर। हिज एडिक्ट्स, उनके रॉक एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। अशोका रॉक एडिक्ट आपको मालूम है, मुंबई में जो आपका सुपारा प्लेस है वहाँ पे सुपारा रॉक एडिक्ट भी है, तो वो भी एक बहुत फेमस रॉक एडिक्ट है जो अशोका के टाइम पे है। जो वहाँ के डॉकयार्ड्स, जब अशोका का किंगडम था तो यहाँ पे सुपारा डॉकयार्ड था, उस डॉकयार्ड के ऊपर स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्ट किया गया है, जिसको कहते हैं अशोकन मौर्यन इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट। ठीक है ना, जो आपका अभी फिलहाल नाला सुपारा ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना। दिस एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स फ्रॉम द 1st सेंचुरी CE। या देखो यहाँ पे 3rd सेंचुरी फिर 1st सेंचुरी आ रहा है, क्यों उल्टा जा रहे हैं ना हम लोग BC के बाद। ये चेन मैं आपको तब समझा पाऊंगा जब मैं आपको लाइव लेक्चर्स जब स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड के ऊपर, तब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल सिर्फ डेट्स याद रखने की, रिमेंबर करने की कोशिश करें कि अगर हम BCE की बात करें तो पहले उल्टे से आना पड़ेगा, जैसे 100 पहले आएगा, फिर 99, फिर 98 ऐसा। लेकिन अभी की अगर बात करें आफ्टर कॉमन एरा तो 1 2 3 4 ऐसे चालू होगा। लेकिन अगर उल्टा जाना है तो क्या होगा, 100 99 98 97 ऐसा करके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। समझ में आए? तो इस हिसाब से जैसे आपका वो मैथ्स के अंदर सीरीज होता है, 0 के बाद वो साइड में जाते हैं तो नेगेटिव में -1 पहले आता है, फिर -2 ऐसा, तो आगे आगे जाते जाते -100 एकदम पहले आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, रिमेंबर रखनी है। From the 1st century CE, inscription begin to occur on the coins, metal images, art sculptures and also in the copper plate। देखो पहले रॉक एडिक्ट से पत्थर पे लिखे जाते थे, यानी एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शनों से पत्थर पे। अब उसके बाद क्या होने लग गया, 1st सेंचुरी तक आते आते 200 साल के बाद ये चीज़ें क्या होने लग गई, कॉइन्स के ऊपर, मेटल इमेजेस के ऊपर, स्कल्पचर्स यानी कि कोई पुतला बना के उसके ऊपर लिखा हो गया, प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स जो होती थी उसके ऊपर इंस्क्रिप्ट करके चीज़ें लिखी जाने लग गई। तो ये चीज़ें क्या हो गया, एक डेवलपमेंट हो गया इन द टर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर एक डेवलपमेंट देखने मिला 300 सेंचुरी से लेके 1 सेंचुरी तक आने तक, 1st सेंचुरी तक आने तक। Next one, that they provided important historical information. We get to know about the dates of various kings, dynastic genealogies। genealogies का मतलब क्या होता है, कौन सा किंग पहले आया उसके बाद कौन सा आया, ऐसा सीरीज उनकी पता लगती है। किंग के एफर्ट्स के बारे में पता लगता है, उनके डेट्स कब ये बॉर्न हुए, क्या हुए, उनके बारे में पता लगता है। टेरिटरी एक्सटेंड, कहाँ तक उनका रूल था, एंड the administrations of the various empires and kingdoms and also the important political events, social organization, climate, famines etc। इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलने लगी जब यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ रॉक एडिक्ट नहीं और पिलर एडिक्ट नहीं, बल्कि वहाँ पे कॉइन्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस आपके स्कल्पचर्स के ऊपर या फिर कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखे जाने लग गए। तब हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और ज़्यादा मिलने लग गई, जैसे कि उनके किंग बॉर्न कभी हुए, उनकी डायनेस्टीज क्या थी, उनकी जीनोलॉजीज क्या थी, उनकी टेरिटरी कितनी लंबी थी, उनका एरिया कितना लंबा था जहाँ पे वो रूल करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या था, उनके मंत्रिमंडल कैसे थे, उनके राजा में मेन चीफ मंत्री कौन था। ये सारी चीज़ें हमको इंफॉर्मेशंस मिलने लगी। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, Puranas, Jain and Buddhist text, historical accounts by the Indian authors and also the travelogues by the foreign travelers are important source of history। Ancient history के अंदर हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़े 2 एपिक बुक लिखी गई है जिसका नाम है रामायण एंड महाभारत। रामायण जो राम के पीरियड को दर्शाता है, महाभारत जो पूरे महाभारत के पीरियड के अंदर जितने भी किंगडम हुए, जितने भी बड़े बड़े किंगडम इस्टेब्लिश हुए, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। पुराण, बड़े बड़े पुराण ग्रंथ, गीता लिखी गई है। जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन कल्चर और बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उनके अंदर जो बुक्स लिखी गई है वो भी हमारे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। And the historical accounts which was written by the Indian authors and travelogues, travelogues का मतलब का जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर घूम के गए थे उन्होंने भी हमारे इंडिया के बारे में लिखा है। तो वो बुक्स भी आज हमने क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करता है हमें जब उसको अंडरस्टैंड करना होता है।
Writings of biographies of kings and the dynasties, history makes an important steps in the Indian historiography. राजा महाराजाओं के बारे में जब लिखना पड़ता है तो हमारी इंडियन हिस्ट्री जैसा कोई भी दूसरे कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा मतलब बोलते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर ज़्यादा चीज़ें जो इंडिया में हुई वैसे कहीं पे भी और वर्ल्ड में देखने मिली नहीं, स्पेशली फॉर द एंशियंट पीरियड. हर्ष चरित्र विच वॉज रिटन इन द 7th century CE बाय बन्न भट्टा. देखो हर्ष चरित्र मतलब क्या, राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है ना, राजा हर्षवर्धन या हर्षा बोलो उनके बारे में लिखा गया. हर्ष चरित्र विच वॉज रिटन इन द 7th century BE. अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं 7th century CE, कॉमन एरा में आ गए. तो देखो आगे आ रहे 1st century के बाद 7th century आया, लेकिन वहाँ कैसा था 3rd के बाद 1st आ रहा था, यहाँ पे 1st के बाद 7th आ रहा. तो ये हम क्या आ गए, कॉमन एरा में आ गए. तो 7th century CE यानी 700, आज जैसे 2020 है वैसे 700 जब डेट था ईयर था जो सेंचुरी थी 601 से लेके 700 तक, वो सेंचुरी के अंदर राजा हर्ष जो थे उनके बारे में लिखा गया. एक पर्सन जिनका नाम था बन्न भट्ट, वो उनके राइटर थे, उन्होंने लिखा हर्ष चरित्र विच पोर्ट्रेज ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड द कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम. मतलब उन्होंने उसके अंदर, उस बुक के अंदर, उस हर्ष चरित्र के अंदर बताया कि किस तरीके से राजा हर्ष जो थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ, अपनी इकोनॉमिकल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ को एक अच्छे राजा की तरह उन्होंने मेंटेन करके रखा था और हर चीज़ों में फ्लरिश उनके किंगडम में देखने मिलता था. अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड. बट ये स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है डू यू नो के अंदर, जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है. इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसको कहते हैं सोहा गोरा कॉपर प्लेट. जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि हिस्टोरियोग्राफी के अंदर पहले लोग सिर्फ वुड पे, स्टोन पे और स्टोन पिलर्स पे लिखते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इन्वेंशन होने लग गई और इन्वेंशंस के कारण लोग कॉपर प्लेट पे भी इंस्क्रिप्शन यानी राइटिंग्स करने लग गए. तो वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है. सोहागोरा एक प्लेस है जो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर यूपी में आता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के अंदर ये आता है सोहागोरा. तो वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिला है, तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, सोहागोरा कॉपर प्लेट. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे. द कॉपर प्लेट विच वॉज फाउंड एट सोहागोरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश. इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड. देखो यहाँ पे वापस मैंने आपको पहले भी बताया था कि अशोका मौर्य के टाइम पे राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था. सो इट इज सपोज फ्रॉम द मौर्यन पीरियड. द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज एन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. अब देखो इंडिया के अंदर 3-4 तरीके की संस्कृत के अंदर स्क्रिप्ट्स आती थी. ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसके बाद खरोष्टी स्क्रिप्ट, पाली, प्राकृत, ये 4 अलग अलग तरीके के स्क्रिप्ट आते हैं. तो इसको देखने के बाद ये लगता है कि इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन यानी इसके ऊपर जो राइटिंग, उसके ऊपर जो पिक्चर्स ये सब बनाई गई है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. कौन सी स्क्रिप्ट है ये, ब्राह्मी स्क्रिप्ट. द सिंबल्स विच वॉज नोन एज अ ट्री इन रेलिंग एंड द माउंटेन. ट्री इन रेलिंग के अंदर मतलब देखो चारों तरफ आप अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो पेड़ पौधे बनाए गए इसके आसपास में आपको लगेगा कि रेलिंग बनाया गया ना. रेलिंग का मतलब क्या होता है, उसको बराबर से प्रिजर्व किया गया ताकि कोई भी भेड़ बकरी हो या फिर कोई भी ऐसा चलता फिरता उसको लगा ना ले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए. इसके लिए उसको क्या किया गया, रेलिंग से कवर किया गया और आसपास में क्या है, माउंटेन्स बनाए गए पीछे से. ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा गया देखो. At the beginning of the inscription also occur on the punch mark coin. Another symbol which was look like a structure erected on the 4 pillar is supposed to be indicated of a granary. अभी देखो ये जो 4 पिलर के ऊपर एक ऐसा टॉम जैसा बनाया गया है, ये सपोज ये माना जा रहा है कि ग्रेनरी मतलब होता है जब जहाँ पे हम अपने खेत के अंदर की जो फसल है जब वो हम कट कर लेते हैं तो वो जो फसल साफ़ की हुई रहती है उसको स्टोर करने के लिए जो प्लेस रहती है उसे कहते हैं ग्रेनरी. तो ये चीज़ कहा गया कि पेड़ पौधों के बीच में ऐसे 4 पिलर के ऊपर ग्रेनरी बनाई गई है जिसके अंदर वहाँ के लोग उसके अंदर फूड ग्रेन्स को क्या करते थे, स्टोर करते थे. द inscription record a royal order that grain stored in the granary should be distributed carefully. It is supposed to be suggestive of precaution taken in the times of famine. यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया गया कि इसके अंदर ये लिखा गया कि एक रॉयल इंस्क्रिप्शन, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है, रॉयल इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर संदेश दिया गया कि जो ग्रेनरी के अंदर फूड स्टोर है वो सभी लोगों में बराबर बांटा जाएगा. जब उस राज्य में कभी फेमाइन यानी कि सूखा अकाल जब पड़ेगा तो उस सिचुएशन के अंदर उन लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना कोई चार्ज लिए बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो ये किंगशिप का रॉयल ऑर्डर जैसा इंस्क्रिप्शन लगता है, ये इसको एज्यूम किया गया है. तो इस हिसाब से
पहले के लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस पे, यानी इंस्क्रिप्शन पे लिख के चीज़ों को मैसेज के तौर पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे. So now in the next lecture we are going to study the historiography in the medieval period. Welcome my dear students to the social science lecture. Now we are going to continue with the chapter number 2, in that the second part, that is the historiographic development in the medieval period. ये चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम इंडियन ट्रेडिशन को पढ़ रहे हैं और इंडियन ट्रेडिशन में हिस्टोरियोग्राफी का क्या डेवलपमेंट हुआ अलग अलग पीरियड के अंदर. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कि हिस्टोरियोग्राफिकल डेवलपमेंट इन द एंशिएंट पीरियड. नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्टोरियोग्राफिकल डेवलपमेंट इन द मिडिवल पीरियड. ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट. The style of writing, the Raj Tarangani, the history of Kashmir by the Kalhana. Kalhana was a writer of the Kashmir historiography that is known as the Raj Tarangani. Raj Tarangani was written by the Kalhana in the 12th century CE. देखो पहले 7th century, देखो अभी 7th के बाद क्या आया, 12 आया, ठीक है, क्योंकि हम CE में, कॉमन एरा में 12th सेंचुरी के अंदर राज तरंगनी लिखी गई. इट इज क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई जो आज के टाइम की, यानी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर की चीज़ें भी हमें देखने मिलती. तो इसका मतलब क्या, इट इज एन क्लोज कंसेप्ट, यानी उस समय की सोच और आज की सोच में कुछ ज़्यादा इतना फर्क आया नहीं है. Kalhana himself says that he wrote his text after critically examining the various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastical records and the local traditions. तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने ये हिस्ट्री अपने मन से नहीं लिखी या किसी से पूछ के नहीं लिखी, मैंने हर चीज़ों को, यानी अलग अलग सोर्सेस, जो आपको चैप्टर पढ़ा था कि सोर्स क्या होता है, जैसे मटेरियलिस्टिक सोर्स होता है, रिटन सोर्स होता है, ओरल सोर्स होता है, वो सारे सोर्सेस को, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, कॉइन, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट, इन सारी चीज़ों को उसने स्टडी किया. डायनेस्टिकल रिकॉर्ड्स को भी स्टडी किया, वहाँ के लोकल ट्रेडिशन को स्टडी किया, फिर जाके उन्होंने राज तरंगनी बुक लिखी जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को दर्शाती है. इन द मिडिवल पीरियड द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर. आपको मालूम है मिडिवल पीरियड जो था वो मुगल रूल, टर्किश रूल, तुगलक रूल्स, सारे मुस्लिम डायनेस्टीज के रूल थे. तो इसके लिए क्या कहा गया, इन द मिडिवल पीरियड द हिस्टोरियंस इन द मुस्लिम कोर्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरेबिक एंड द पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी. क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स थे वहाँ के कोर्ट के हिस्टोरियोग्राफर, और वो लोग ने ज़्यादा करके इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दिया, पर्शियन एंड वहाँ के अरेबिक लैंग्वेज को दिया, अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी. Among them the Ziauddin Barani holds an important place. वहाँ पे उन सभी में से, हिस्टोरियन में से, जो जियाउद्दीन बरानी करके जो एक राइटर थे, वो वहाँ के कोर्ट के अंदर एक बहुत ही खास अहमियत रखते थे. इन द तारीख फिरोज शाही, अ बुक विच इज़ रिटन बाय हिम. फिरोज शाही मतलब फिरोज शाह के ऊपर जो बुक लिखी गई, जहाँ जिनके राइटर कौन थे, जियाउद्दीन बरानी, और उन्होंने बुक कौन सी लिखी, तारीख फिरोज शाही, which were written by him, and he stated that the purpose of historiography. According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of rural welfare and the policies of welfare, but also he should write about the rulers' failing and incorrect policies. बरानी का कहना था कि सिर्फ राजा की तारीफ करना या राजा के अच्छी पॉलिसीज बताना ये एक हिस्टोरियन का काम नहीं होता है, बल्कि उसको वो चीज़ें भी बतानी चाहिए जब राजा किसी कार्य में फेल हो गया हो या फिर राजा ने कोई गलत पॉलिसी अपने राज्य के टाइम लाई हो. तो इसका मतलब क्या है, हिस्टोरियोग्राफी शुड नॉट बी बाइज्ड. बाइज्ड का मतलब क्या था, एक साइड ही नहीं होनी चाहिए, एक तरफा नहीं, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं लिखनी है उसके अंदर. अगर राजा ने कुछ गलत भी किया, कुछ अन्याय भी किया है, तो वो चीज़ों को भी हमें हिस्टोरियोग्राफी के अंदर लिखना चाहिए. ये किसका कहना है, जियाउद्दीन बरानी का. अब उसके आगे क्या कहते हैं देखो. Barani further says that historians should be also taken into consideration the impact of teaching of the wise, the learned person and the saint on the cultural life of the people. Thus Barani expanded the scope of historiography. Barani का कहना है कि सिर्फ हम जब हिस्ट्री लिखते तो सिर्फ राजा को सोच के नहीं लिखना है, हमें ये भी सोचना है कि वहाँ की पॉपुलेशन में, वहाँ की पब्लिक में, वहाँ की जनता में इतना चेंज आया कैसे, उनको अच्छी
शिक्षा यानी अच्छी नॉलेज देने वाले जो वाइस मैन होते हैं यानी अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में भी हमें लिखना है। लर्न पर्सन, लर्न मतलब एक अच्छे पढ़े लिखे कि वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में भी लिखना है। और संतों का क्या इम्पैक्ट पड़ा उनकी कल्चरल लाइफ पे, किसकी कल्चरल लाइफ पे, राजा हो या वहाँ की प्रजा हो, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस चीज़ को भी हमें हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कोप है, जो दायरा है, जो जोन है हिस्ट्री लिखने का, वो क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। Further, for the historians in the Mughal court, praising the emperor and exhibition of loyalty became more important. आगे ये बात हो गई कि मिडिवल पीरियड के टाइम पे, खास करके मुगल पीरियड में यही होगा कि राजाओं की चमचागिरी यानी राजाओं के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा लिखना और यही सब चीज़ें वहाँ के हिस्टोरियोग्राफर करते थे। लेकिन ये चीज़ जयाउद्दीन बरानी को बिल्कुल अच्छी लगती नहीं थी। एंड दस द कस्टम ऑफ एडिंग द सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड द ब्यूटीफुल पिक्चर्स वर इंट्रोड्यूस। तब क्या हुआ कि राजा के बारे में अच्छे अच्छे शेर व शायरी लिखी जाने लग गई, अच्छी अच्छी कहावतें लिखी जाने लग गई, अच्छी अच्छी तारीफों के पुल बांधने लगे राजाओं के बारे में, और उनकी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स उस हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होने लग गई। कब, जब इंक्लूडिंग हुआ, ये सब चीज़ें कब इंक्लूड हुई, इन द मिडिवल पीरियड। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी। देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच में बहुत फर्क है। जैसे जियाउद्दीन बरानी ने जो लिखा तारीख फिरोज शाही, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, वो बायोग्राफी थी। बायोग्राफी का मतलब होता है आप किसी के लाइफ, किसी दूसरे की लाइफ को आप उस चीज़ को नोटिस करके उस चीज़ों को लिखते हो, तो वो होता है बायोग्राफी। और जब ऑटोबायोग्राफी होता है मतलब आप खुद अपने बारे में लिखते हो, कोई पर्सन अपने बारे में जब लिखता है, ऑटो मतलब सेल्फ, बायोग्राफी मतलब कहानी, तो ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की कहानी जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे जो बाबर थे, जो फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी के थे, अब देखो मुगल डायनेस्टी का मैं आपको बता देता हूँ। बाबर पहले थे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद थे आपके औरंगजेब। तो ये सीरीज है, ये जियोलॉजी यानी उनके जियोलॉजिकल सीरीज है उनकी फैमिली की। तो फाउंडर कौन थे उनके डायनेस्टी के, बाबर। तो बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुक ए बाबरी। क्या कहा गया उन्होंने, तुजुक ए बाबरी, मतलब बाबर की कहानी, बाबर की जुबानी, ठीक है ना, ऐसा तुजुक ए बाबरी। तो बाबरी के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की थी। देखो, पहले मैंने कहा था कि सिर्फ हिस्ट्री क्या लिखते थे, राजाओं के बारे में, लेकिन अब बाबर ने अलग ही तरीके से लिखने की ट्राई की। अब उसने कैसे अलग तरीके से लिखा, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। इट कंटेन्ड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम। Babur also recorded his minute observation of the various regions and the cities travelled by him, including the local economy, customs and flora. अब देखो यहाँ पे बाबर भी अपने बुक के अंदर अपने बारे में, अपने फाइट्स के बारे में, अपने वॉर के बारे में लिखा, इंक्लूड किया। देखो यहाँ पे लिखा ना, बाबर इंक्लूडेड अबाउट द बैटल्स फॉट बाय हिम, है ना, अपने लड़ाई के बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन सिर्फ लड़ाई के बारे में लिखा क्या, या सिर्फ अपने राजमहल के बारे में लिखा क्या, नहीं, उन्होंने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया उस पर्टिकुलर रीजन को और उस पर्टिकुलर शहरों को, है ना, जिस राज्य में गए, जिस एरिया में गए, जिस सिटी को जीता, उस चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और उनके बारे में उस चीज़ के अंदर लिखा। और उन्होंने लोकल ट्रेडिशन, लोकल कस्टम्स, लोकल इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, कस्टम्स कैसे थे, वहाँ के फूल फलन यानी पेड़ पौधे कैसे थे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया अपनी हिस्टोरियोग्राफी के अंदर। तो यहाँ पे बाबर ने भी एक नया स्कोप जनरेट किया हिस्टोरियोग्राफी के अंदर कि सिर्फ हमें राजा महाराजाओं के बारे में या अपने बारे में ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने आसपास में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी को एक नया सीक्वेंस, एक नई स्कोप, एक नया राह देखने मिला। उसके बाद अबुल फजल द अकबरनामा। देखो, अब ये अकबरनामा क्या हो गया, अब ये आपका क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि बायोग्राफी हो गया। क्यों ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये, क्योंकि ये अकबर ने नहीं लिखा है, ये अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पर्सन, दूसरा पर्सन अगर आपके बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी होता है, और अगर आप खुद अपने बारे में लिखते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी। सो जैसे हमने यहाँ पे बाबर के बारे में पढ़ा, अभी हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं जो अबुल फजल ने इंक्लूड किया। सो अबुल फजल्स अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी।
क्रिटिकल मतलब क्या, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखने मिलती है. हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिकेटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड देयर स्क्रूटिनी इज लुक अपॉन एज अ डिवॉइड ऑफ बाइस एंड हैंस रियलिस्टिक. तो यहाँ पे क्या कहा गया, जिस तरीके से अबुल फजल इंक्वायरी करते थे, ऐसा नहीं कि जो चीज़ दिख गया उसके बारे में डायरेक्टली अपने इस अकबर नाम